ठीक तो है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज द कोर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। एंड इफ आई विल टेल दैट व्हाट इज द फंक्शनल कोर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये फंक्शनल कोर क्या है बताइए। फंक्शनल कोर आपके पास है, जनता के पास। पार्लियामेंट आपने बोला ठीक है, सही, लेकिन पार्लियामेंट तो हेम ऑफ द अफेयर ऊपर में है, लेकिन पार्लियामेंट की चाबी किसके पास है? आपके पास। यू आर हैविंग द की। व्हाट इज योर एज? अच्छा चलिए, आपका एज नहीं पूछना है। ठीक है, हाँ, वैसे भी लड़कियों का एज नहीं पूछा जाता, लेकिन आई एम ए गुरु ना, आई कैन आस्क। इट्स ऑल राइट, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स आई शुडंट आस्क यू, ओके। तो ये जो है आपका एज 18 से ऊपर तो है ही, आप 12th पास कर गए, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल टू वोट एंड यू आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। आप वोट करते हो तो क्या करते हो? इलेक्ट करते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को। 3 लेवल है, 3 बार वोट देते हो आप नॉर्मली 5 साल के अंदर में। एक बार मुखिया, जिस समय कि 6 लोगों को वोट देते हो, दैट इज द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। एमएलए मतलब स्टेट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, फेडरल सेटअप। एमपी पार्लियामेंट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं। तो आप इलेक्शन जब आता है तो आप वोट जो देते हो, यही इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इस इलेक्शन के लिए एक जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र किया गया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप जरा जाइएगा गूगल पे, थोड़ा साइट देखिएगा। इट इज ए बिग बिल्डिंग। और आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज में देयर आर सो मेनी पोस्ट नो। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो लोग ऑफिसर्स जाते हैं एज ए डायरेक्टर या अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर जाते हैं, तो वो जो ऑफिसर है वो डेपुटेशन में जाते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल स्टाफिंग। सेंट्रल स्टाफिंग, तो सेंट्रल स्टाफिंग में ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विस, इवन सीजीएस से भी जाते, वो भी जाते हैं वहाँ पर। और सेंट्रल स्टाफिंग का कमांड किसके पास होता है? जो एक एनुअल कमिटी होता है, तो जो एसीएस कहते हैं इसको, चीफ सेक्रेटरी का जो एनुअल कमिटी होता है, उसकी मीटिंग होती है, उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल स्टाफिंग के द्वारा, है ना। तो जब आप यहाँ पर आप पोस्टेड हो जाओगे तो यू विल बी ए पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। फॉर व्हाट? कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। और इसके लिए क्या क्या वर्ड है यूज किया गया? सुपरिटेंडेंस। तो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है आफ्टर रिटायरमेंट नॉर्मली होता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर 3 लोगों की बॉडी होती है। रिटायरमेंट के बाद उनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। हम एक पिक्चर बना रहे हैं आपके सामने, ताकि इस पिक्चर बनाने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई मीन टू से, क्या आपको पढ़ना है, ये टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। तो आप सुपरिटेंडेंस करते हैं इलेक्शन का, पूरे इंडिया में इलेक्शन हो रहा है। सुपरिटेंडेंस का मतलब क्या हो गया भाई? अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, एसआईआर। तो ये जो आपका एसआईआर है, जो रिवीजन कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन जो हम कर रहे हैं, उसका मतलब कि इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं। मतलब कि बूथ पे, बूथ होता है, इलेक्शन का बूथ होता है, उस पर आप हर का वोटर लिस्ट एक जगह कंपाइल करके रखते हैं। फिर आप एक वेबसाइट में मैनेज करते होगे। इस वेबसाइट पे आप जो है आप अपना नंबर डालेंगे, वोटर आईडी कार्ड नंबर, इसको कहते हैं ईपीआईसी, इपिक नंबर। इसको आप मैनेज करते हैं। फिर डायरेक्शन देते, बिकॉज यू आर डायरेक्टर एंड यू आर द कंट्रोलर।
तो ये जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्शन टू पार्लियामेंट है ना, तो ये जो है आपका ECI का काम है। रीडिंग दे देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए अभी जस्ट न्यूज में आया था कि SIR को लेके अपोजिशन पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, और कि भाई इलेक्टोरल रोल जो बनाया जा रहा है, इसमें जो छांटा जा रहा है लोगों का, बहुत साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका जो प्रोसीजर है वो सही है। हाँ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन फेल्योर हो सकते हैं, तो आई विल नॉट लुक इनटू इट। इसके आप अपना कीजिए, ट्रिब्यूनल से आप अप्लाई कीजिए कि कौन सा केस बाय केस कीजिए आप। द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड टू कंडक्ट free and fair election in India. It was founded on 25th January 1950, एक दिन before the India declared republic. Article 324 gives ECI the power of superintendence, direction and control over election to parliament, state legislature and office of the president and vice president. तो पार्लियामेंट का इलेक्शन करेगा, MLA का इलेक्शन करेगा, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये भी करता है। तो आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आएगा और ये लाइन आपको अगर क्लियर है तो आप इसका आंसर आराम से कर लीजिएगा। चलिए अब इसको हम तो डिटेलिंग कर लेते हैं। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, आर्टिकल 324 टू 329। आर्टिकल तो याद ही करने पड़ते हैं, देयर इज नो वे आउट। 324 इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्स इलेक्शन। 325 नो पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी आधार पर उनको छांटा नहीं जाना चाहिए। 326 एडल्ट सफरेज, एवरी एडल्ट 18 ईयर प्लस एज एलिजिबल। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इलेक्शन। 328 स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक इलेक्शन लॉज, स्टेट भी कर सकता है। और कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन इलेक्शन मैटर्स एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन। इंपॉर्टेंट है, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। और आर्टिकल 329 यही न्यूज में आ रहा है अभी। न्यूज के साथ आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट का लिंकेज होता है। तो किसी भी इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज में एक होता है स्टैटिक पार्ट, जो हम आपको बुक लिख के दे रहे हैं स्टैटिक, वो नॉर्मली कम बदलता है। और दूसरा होता है डायनेमिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन न्यूज़पेपर, एवरी डे कमिंग इन न्यूज, दैट्स व्हाई सम टॉपिक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, सम टॉपिक चेंजेज इट्स टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा हूँ इजराइल लेबनान वॉर, लेबनान का ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूज में ज्योग्राफी के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या हुआ? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट ECI इज ए मल्टी मेंबर्ड बॉडी विथ 1 CEC एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। 3 मेंबर का बॉडी है। वो डिस्प्यूट होगा तो एनी 2 के स्थिति में 2 का जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, है ना, 2:1 यही होगा। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, शुरू में तो यही था। 2 एडिशनल कमिश्नर्स वेर अपॉइंटेड इन 1989 BPC गवर्नमेंट, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी 1989 में, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज हुआ था उस समय। एक TN सेशन थे, TN सेशन, थोड़ा इस पर देख लीजिएगा। एथिक्स में हम लोग ऐसे भी इस पर पढ़ाते हैं, जब कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कौन से IAS या सिविल सर्वेंट हैं जिससे आपको रोल मॉडल लेना चाहिए डिफरेंट, तो एक ऐसा जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इज ऑलवेज बीइंग नोन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस का सेफगार्ड करने के लिए इस आदमी ने अपना जो अंदर का जो बोल्डनेस है, जो कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ है, वो दिखाया।
दैट्स वाई वी आर मेकिंग हिम ए रोल मॉडल। तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा अभी, ये बहुत जरूरी है इसको देखना। IAS थे। Again in 1993, 2 election commissioners were appointed. Since then, ECI generally functioned as a multi-member body. ये important development है, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हालांकि उतना बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये लाइन को समझ लीजिएगा। When other election commissioners are appointed, the chief election commissioners act as the chairman of the election commission. वो हमने बोला 2:1। दो अगर इलेक्शन कमिश्नर जो चाहता है, अगर एक का सपोर्ट मिल जाए तो डिसीजन वैलिड हो जाएगा। अपॉइंटमेंट 2023 में जो एक्ट आया, ये एक्ट जो है बड़ा कंट्रोवर्सी में आया था। क्यों कंट्रोवर्सी में आया था अभी समझ में आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इसका अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट 2024 में इसने इस एक्ट को पास किया। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या रेगुलेट करते हैं हम लोग? अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट। क्रक्स तो वहीं से है, कैसे को अपॉइंट करेंगे, कौन करेंगे, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सर्विस कंडीशन रहेगा, क्या टर्म रहेगा। ये आया 2 जनवरी 2024 को पारित हो गया, पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट इस पे मिल गया। क्लियर है आपको? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। यहीं पर पॉइंट फंसा था। सिलेक्शन कमेटी में बात हो रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखे जाने का, बोला कि नहीं, गवर्नमेंट मेजोरिटी एनडीए की, इन्होंने जो बनाया है सिलेक्शन कमेटी वो चेंज्ड है। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहेंगे, तो पहले भी थे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, अगर मान लिया कोई अपोजिशन लीडर जो है, जो ग्रेटेस्ट पार्टी का, उसको रखने का। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, यहां भी तो वही होगा 2:1, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे उसी को बना लेंगे, यही ना होगा। इंडिपेंडेंट बॉडी यहां पर एक ही है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिट हो सकता है। ये दो तो बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर। अगर चीफ जस्टिस होता तब तो मामला थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रलाइज हो सकता था। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैव फेल्ड, समथिंग क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी। इसमें एक रेफरेंस इसका थोड़ा सा लिया जा सकता है कि हाउ जो पार्टी इन गवर्नेंस, वो किस तरीके से अपना सिलेक्शन कमेटी बना सकता है। जो कोर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस में अपने आदमी को बैठाया जा सकता है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एज द इलेक्शन कमिश्नर। ए सर्च कमिटी headed by minister of law and justice, एक मिनिस्टर जो लॉ एंड जस्टिस को जो है वो सर्च कमेटी रहेगा, उसके अंदर में बनेगा। वो एक पैनल ऑफ 5 पर्सन्स बनाएगा, 5 लोगों की कमेटी बनाएगा। मतलब अगेन 5 में से चुने जाएंगे, तो फिर मतलब कि लॉ मिनिस्टर जो है उनकी बात चलेगी। 2023 Act says that CEC and Election Commission should be person of integrity with knowledge and experience of election management, should have be held to holding the post equivalent to secretary to the government of India। कहने का अर्थ है कि मैक्सिमम चांस किसका है कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को बनने का, ज़्यादातर चांस इन्हीं का है। IAS ऑफिसर्स एंड इक्विवेलेंट जो होगा उसी को बनने का चांस बनता है। ठीक, कंडीशंस 6 years, एज ऑफ 65 years, और विच एवर इज अर्लियर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। फिर से दोबारा उनको 6 साल का टाइम नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 52 साल के एक सीनियर ऑफिसर जो सेक्रेटरी हो गए हों उनको आप चुन लीजिए और फिर उसको दोबारा बना लीजिए, तो ही कैन नॉट बी री अपॉइंटेड। इफ एन इलेक्शन कमिश्नर बिकम CEC, द टोटल पीरियड ऑफ EC and CEC together cannot be more than 6 years। इस तरह के लाइन आपको स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में दिए जाते हैं।
तो इसीलिए इस तरह का लाइन को पहले हम लोग, जब हम लोग एग्जाम लिखे हैं तो हम लोग इस तरह का लाइन को ओमिट भी कर लेते थे, समझने की जरूरत नहीं भी समझते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरी में लिख लिया, वहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता था। अब नहीं बन सकता है, बिकॉज क्या दिखा है, स्टेटमेंट 1 2 3 फॉल्स, 2 3 फॉल्स, ओनली 1 फॉल्स, या 1 ट्रू, 2 ट्रू, नॉट ट्रू, समथिंग लाइक दैट। तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है और एक एक लाइन यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। सैलरी इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिमूवल देख लिए हैं, रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बहुत मुश्किल था ना। तो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को होगा, ये सब तो पढ़ के आपको याद करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कीप द इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। तो ये आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सर्विस कंडीशंस, प्रोटेक्शंस है, ये सब आप समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ वीकनेस और कंसर्न की बात अभी हम किए भी हैं। तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, कंडक्ट, क्वासी जुडिशियल, डिस्प्यूट, सिंबल कैसे अलॉट करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन, एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जब इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के टाइम में पूरे पावर अपने पास रख लेता है, किसी भी जिला का जो डीएम है, ही विल डायरेक्टली अंडर द इलेक्शन कमीशन नाउ, उसका पूरा कंडक्ट वो देखने लगता है। तो पहले तो डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल एरियाज एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के आधार पर बनाता है। जैसे मान लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी सेंसस चल रहा है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा कि उसमें क्या होगा कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लिया 1 और 2, ये दोनों को बीच में से इतना को कर देगा और 3 कर देगा, तो 1 2 3 कर देगा। इलेक्टोरल रोल्स जो हम बता रहे हैं, एलिजिबल वोटर्स जो अभी SIR में किया जा रहा है, नोटिफाइज इलेक्शन डेट्स एंड शेड्यूल्स, तो हम लोग ये जो रजिस्टर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी चल रहा है, समटाइम इट कैन बी आस्क्ड इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो SIR का जो 2026 का है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जो इलेक्टोरल रोल है जिसमें वोटर्स के लिस्ट दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या दिया जाता है, एक इपिक नंबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इपिक नंबर, ये भी देख लीजिएगा। ये है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कोड समथिंग, है ना, ये भी देख लीजिएगा। व्हाट इज द इपिक नंबर, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट। तो SIR और इपिक ऐसे तो छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लिया कोई टीचर का एग्जाम दे रहे हैं या दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब भी जरूरी है, आपको समझना चाहिए। तो यू मस्ट डू इट। रजिस्टर द एलिजिबल वोटर्स, अभी SIR चल रहा है। नोटिफाइज इलेक्शन डेट्स एंड शेड्यूल्स, कि जब कितना शेड्यूल में इलेक्शन होगा, जैसे अभी 3 शेड्यूल में बिहार में इलेक्शन हुआ। स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर जब कोई फॉर्म भरता है तो उसको स्क्रूटनी कौन करता है, तो DM करते हैं। DM क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो उनको सिंबल अलॉट करना, पॉलिटिकल और जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उनको भी सिंबल अलॉट करना बेस्ड ऑन देयर चॉइस और अवेलेबिलिटी ऑफ सिंबल्स। उसको नेशनल स्टेट पार्टी का स्टेटस, पुल में परफॉर्मेंस का नाम कहाँ रहेगा, जो आपका वोटर लिस्ट रहेगा उसमें, सॉरी जो इलेक्शन का जो रोल रहेगा उसमें। प्रिपेयर रेडियो एंड टेलीविजन पब्लिसिटी। फिर क्या करता है उसके बाद, नॉर्मली होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बाहर से सर्वेयर भेज देता है, सुपरवाइजर सर्वेयर। जैसे कि हम लोग भी जॉब किए हैं, तो वी हैव बीन द सर्वेयर। हम लोग को इलेक्शन का टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा जाता था कि आप जो है सो सर्वेयर के तौर पर उस स्टेट में जाइए, सर्वेयर का काम कीजिए। एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर को इलेक्शन का एक्सपेंडिचर का सर्वेयर के लिए भेज दिया जाता है। एक नॉर्मली IPS को जो है वहाँ का लर्न ऑर्डर का सर्वेयर के लिए भेज दिया जाता है। ये 3 ऑफिसर पहुंच जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब, है ना।
तो ये 3 ऑफिसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और डीएम के ऊपर में कंट्रोल करते रहते हैं कि डीएम ऐसा तो नहीं कि वहां का लोकल पॉलिटिकल पार्टी से हॉबनॉब कर रहा है। तो 3 लोग इसको डीएम को देखते हैं और पूरा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल वे और दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटिंग ऑफ द वोट, कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। तो इसके थ्रू जो है इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिकली सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इलेक्शन को। तो ये इंडिपेंडेंट बाहर के रहते हैं। मान लिया कि डीएम तो बिहार में है तो बिहार कैडर का होगा, हो सकता है चीफ मिनिस्टर की बात उसको माननी पड़ती होगी, तो सर्वेयर नॉर्मली दूसरे कैडर के लोग को भेजा जाता है। बिहार कैडर के नहीं रहेंगे, वो आसाम कैडर, कर्नाटक कैडर, कहीं के भेज दिए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, इनको भेज दिया जाता है। चीफ सर्वेयर होता है जो पूरे बिहार के इलेक्शन को सुपरवाइज करता है, वो बाहर के रहते हैं। तो दिस वे इलेक्शन कमीशन रेगुलेट द इलेक्शन। ओके, तो कैंसिल पोल इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, वायलेंस, सीरियस इरेगुलरिटीज। और प्रेसिडेंट और गवर्नर को बोलेगा कि भाई बिहार पुलिस से इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, बोला गया कि वेस्ट बंगाल के पुलिस हम नहीं करवा पाएंगे बिकॉज दे आर अंडर द टीएमसी। टीएमसी की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, तो हम नहीं करवा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, ये इलेक्शन कमीशन के ये लोगों ने डिमांड किया कि हमारे यहाँ सीआईएसएफ भेज दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स भेज दीजिए, सीआरपीएफ भेज दीजिए, रिजर्व फोर्स भेजिए, रैपिड एक्शन फोर्स भेजिए, कोई ना कोई आप बाहर का सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स भेजिए। सही बात है। तो क्या हुआ, अभी देखा होगा कि यूपी कैडर का एक आईपीएस ऑफिसर वहां के पॉलिटिशियंस के साथ, उनके साथ झड़प हो रही थी। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन। अपॉइंट्स ऑफिस फॉर इलेक्शन अरेंजमेंट्स, तो ऑफिसर्स बाहर से मंगाए जाते, अभी बोला ही मैंने। सुपरवाइजर इलेक्शन मशीनरी थ्रू आउट द कंट्री। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शन, रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन करता रहता है। तो आपका जब तक पिक्चर इमेज क्लियर नहीं होगा तो रटना पड़ेगा, रटना नहीं है। डिटरमिन्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज, पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि आपको क्या करना है। आप कोड ऑफ कंडक्ट में फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, आपने कुछ बात किया और आपके मुंह से जाति सूचक शब्द निकल गया भाषण देते समय, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत, कोर्ट में चला जाएगा मामला। आपने कुछ ऐसे लाइन बोल दिए जिससे कि कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो सकता है, आपने आपका कंडक्ट कुछ ऐसा हो गया, तो ये जो है इलेक्शन के टाइम में सब देखता है। इलेक्शन कमीशन कैन डिस्क्वालीफाई ए कंडक्ट, जो इलेक्शन का एक्सपेंस, अगर मैंने बोला ना एक्सपेंडिचर कमिश्नर एक होते हैं, एक्सपेंडिचर सर्वेयर होते हैं, अगर एक्सपेंस नहीं दीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई कर देगा वो आपको। रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एक्ट्स लाइक ए कोर्ट इन डिस्प्यूट्स रिलेटेड रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज। अभी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया था। एलजेपी है, एलजेपी पार्टी है ना, ये रामविलास पासवान जी का, उनकी पार्टी 2 पार्ट में बट गई, तो उनको सिंबल अलॉट कर दिया अलग अलग कि कौन ओरिजिनल है, अभी भी 2 पार्ट में है। तो ऐसा होता है। एडवाइजरी फंक्शंस, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं, समझ ही लिए हैं। जुडिशियल स्क्रूटनी करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भी मैं बात कर रहा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो लिखा भी हुआ एमसीसी रेगुलेट्स स्पीचेज, रैलीज, किसको रैली का कितना परमिशन देंगे, आपको कौन सा प्रॉमिस कर सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कि हम जो है सो ये करने जा रहे हैं, जो आप स्टैट्यूटरी लॉ है। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत केसेज आपको के ऊपर हो जाएगा अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये पूछा जाता है कभी कि भाई कौन कौन सा रिफॉर्म्स हुआ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आया भी है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 18 साल एज कर दिया। वोटिंग मशीन ईवीएम के थ्रू होगा, इसके बारे में यहाँ पर किया गया कि कैसे किया गया। मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप करते हैं तो इसके लिए क्या प्रोविजन होगा। डेथ ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स,
टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शंस। सो दीज ऑल थिंग्स जो है ये आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इतने पॉइंट अगर आप लिख लिए होते तो आप जान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा नंबर आता है। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज से नंबर नहीं आता है, आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, फैक्ट लिखने होते हैं। ये सब फैक्ट आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अंडर दिस जैसे यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट केस की डिस्कस कर रहा है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ इफ ए सिटिंग एमपी और एमएलए इज कन्विक्टेड and sentenced to imprisonment for 2 years or more, membership ends immediately. इस केस में क्या हुआ कि मान लिया कोई एमएलए साहब चुने भी गए, एमपी चुने भी गए, अगर उनको कोर्ट ने सजा दे दिया तो उनका ऑटोमेटिकली एमएलए का मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। इलेक्शन के एफिडेविट में आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है। नोटा का केस भी दिया हुआ है यहाँ पर, वीवीपैट ये बाद में आया है। ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले जो क्वेश्चंस है इसमें सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो है वो नंबर नहीं मिलेगा। कमिटी रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण कमेटी 1974। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स, इसमें 3 मेंबर कमीशन की बात हो गई। दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये जो है पावर टू रिपॉल, काउंटर मैंडिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ, इस सब कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जिक्र करता है। वोहरा कमेटी कि क्राइम एंड पॉलिटिक्स, नॉर्मली ये बात बड़ी पढ़ाई जाती है मसूरी में आईएएस लोगों को। वोहरा कमेटी रिपोर्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन काइंड, इंद्रजीत गुप्ता जी बोलते थे कि भाई जड़ तो करप्शन का कहाँ है कि इलेक्शन का फंडिंग राजनीतिज्ञ को, पॉलिटिशियंस को अपने रिसोर्स से करना पड़ता है या पार्टी को करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है चंदे की राजनीति तो होगी ही होगी। अब कोई चंदा वैसे ही नहीं देता है, चंदा देने वाले का अपना इंटरेस्ट होता है। इसीलिए स्टेट को इलेक्शन फंडिंग अगर कर दे तो ये आपका करप्शन के जड़ पे प्रहार पड़ सकता है। ये इंद्रजीत गुप्ता जी का पार्लियामेंट में हमेशा स्पीच आता था, कमेटी में उन्होंने यही रिपोर्ट बना के दिया। हमें लगता है बहुत वैलिड है। इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या कहना है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी के बारे में या वोहरा कमेटी के बारे में। ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू के। तो इस चैप्टर को बड़ा ध्यान से देखना है। कभी कभी वो पूछेंगे कि भाई दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या कह रहा है, तो ये सब जो है सो आपको डिफरेंट कमेटी यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यही चीज हमने क्वेश्चन में लिखा भी है आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, और आपको इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद बनती है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।